Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is regional economic integration. Most important topic रहता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है. रीजनल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिलती है. किस लिए मिलती है कि वो एग्री हो जाती है बिजनेस करने के लिए और रिड्यूस करती है जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको, या तो एलिमिनेट करती है या फिर रिड्यूस करेगी ट्रेड बैरियर्स को, एंड कोऑर्डिनेट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ, जिससे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके और आपको ट्रेड के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. उसको हम बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या किया जाता है, एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक पॉलिसीज. देन हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं. की फीचर्स में नंबर वन रहेगा रिड्यूस ट्रेड बैरियर. जहां पर हमारे जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं. ट्रेड बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, एंड अदर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती है गुड्स एंड सर्विसेज पर. यानी कि जो हमारी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं. नेक्स्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज. हार्मोनाइजेशन का मतलब कोऑर्डिनेट करना फिजिकल पॉलिसी के साथ, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के साथ, एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने की और इन्वेस्टमेंट करने की. नेक्स्ट इज इंक्रीज मार्केट एक्सेस. इंक्रीज मार्केट एक्सेस यानी कि मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां पर मार्केट को एक्सेस कर सकते हो, रन कर सकते हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा सकते हो. इनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, जहां पे जैसे आप ट्रेड को प्रमोट करोगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे, इनोवेशन को प्रमोट करोगे, तो वहां से आपकी इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल का आपका इंटीग्रेशन होता है. ईच विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिया गया है. सबसे पहले ना यहाँ पे एक और लिख लीजिए, यहाँ पे आएगा पीटीए. पीटीए की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप साथ के साथ. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. जहां पर क्या होता है, कुछ एक गुड्स पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाए गए थे. सम गुड्स आर रिमूव फ्रॉम बैरियर्स. फॉर एग्जाम्पल साप्टा दिया गया है यहाँ पे. इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, लिखवा देती हूँ साथ के साथ. आप अपना नोट्स बना रहे हो वहां पे राइट डाउन कर लीजिए. साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. ओके. सबसे पहले आएगा आपका पीटीए. नंबर टू पे आएगा फिर आपका फ्री ट्रेड एरिया. अब फ्री ट्रेड एरिया के अंदर क्या आएगा, जो मेंबर कंट्री है उनके जो ट्रेड बैरियर्स है वो इलिमिनेट कर दिए गए, बट जो वो ट्रेड पॉलिसीज बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ. इसका एग्जांपल रहेगा नाफ्टा और उस्मा का आप बोल सकते हो. इसकी आगे इसके बारे में मैं आपको आगे लेक्चर में समझाऊंगी. एक बार के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल यही एक बार पढ़ लीजिए. नेक्स्ट फिर आता है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन के अंदर क्या है, मेंबर जो कंट्रीज है वो इलिमिनेट करेगी ट्रेड बैरियर्स आपस में, एंड अडॉप्ट करती है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ एंड इंपोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज. नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ भी क्या करती है वो, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रखेगी इंपोर्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल रहेगा, ये रहेगा आपका MERCOSUR. ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल रहेगा. आगे मैं आपको इनकी फुल फॉर्म भी करवा दूंगी. नेक्स्ट देखिए फिर कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट के अंदर क्या आ जाता है, एडिशनल फीचर. एक एक फीचर इनके अंदर एड ऑन होता गया. ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग लेवल पर हम पढ़ रहे हैं. तो फीचर की बात करेंगे कि कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट अलो फ्री मूवमेंट. यहाँ पर फ्री मूवमेंट कर दिया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अमंग मेंबर कंट्रीज के साथ, लेबर और कैपिटल, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे
इकोनॉमिक यूनियन की। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर हम बात करते हैं कॉमन मार्केट होगी, फिर फर्दराइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आपकी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ जाएगी, इंक्लूडिंग अ कॉमन करेंसी एंड सेंट्रल बैंक एंड कॉमन टैक्स रेट, कॉमन टैक्स रेट। ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं पॉलिटिकल यूनियन की। पॉलिटिकल यूनियन हाईएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है, जहां पर जो कॉमन पार्लियामेंट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली वे से भी बना के दिखा देती हूँ, आपको लर्न करने में इजी रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले पीटीए, देन एफटीए, और जो ये मैं सर्कल के अंदर कर रही हूँ यानी कि एफटीए के अंदर ही इंक्लूड है आपका पीटीए। देन आ जाता है आपका सीयू यानी कि कस्टम यूनियन, देन आ जाएगा सीएम कॉमन मार्केट, एंड देन आ जाता है आपका ईयू इकोनॉमिक यूनियन, एंड देन आ जाएगा आपका टीयू पॉलिटिकल यूनियन। ओके, तो ये सभी के सभी यहाँ पर इंक्लूड होंगे इस तरीके से। और इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ के साथ लिखवा देती हूँ, राइट डाउन कर लो, चाहे आप साथ के साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिखिए। सबसे पहले अगर आप इसका लिखते हो, पीटीए का लिखते हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? साप्टा। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दी है पहले ही। अगर आप एफटीए का एग्जाम्पल लिखते हो तो एफटीए का एग्जाम्पल आपका रहेगा नाफ्टा एंड आफ्टा। ठीक है। देन सीयू का अगर एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो क्या क्या लिखेंगे? कैरी कॉम, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैरिबिन कम्युनिटी एंड कॉमन ट्रेड, कॉमन मार्केट। ठीक है। एक इसका होता है सेकेंड एग्जाम्पल CACM, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हो साथ के साथ लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीएम की, इसका एग्जांपल क्या रहेगा? MERCOSUR, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म पेपर के अंदर पूछी गई है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो ध्यान रखना। द साउथर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी, मार्केट ट्रीटी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक यूनियन की, इकोनॉमिक यूनियन के अंदर आ जाएगा आपका EU27, एंड देन अगर पॉलिटिकल यूनियन की बात करेंगे तो EU एंड US। ठीक है, ये इस तरीके के आपके जो है वो इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा है, विद एग्जांपल हमने पढ़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार बना है। एक बार तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे अरेंज करना ही आ जाता है, पहले पीटीए आएगा, फिर एफटीए आएगा, फिर सीयू सीएम और ईयू और पीयू। ठीक है, या तो आपको अरेंज करना आ सकता है, या फिर इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, या फिर जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। ये आपका ये भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो बनता है, कैरीकॉम की जो हमने फुल फॉर्म लिखी है। ठीक है, या फिर आपको पीटीए का एफटीए का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन बना है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ध्यान से कर लेना इस टॉपिक को। नेक्स्ट देखिए फिर, बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बेनिफिट की बात करते हैं, सो नंबर वन इज अ ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है ट्रेड के अंदर एड ऑन होना। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएट होना। अब क्रिएट किस तरीके से होगा? अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, सो हमारे जो मेंबर कंट्रीज होंगे, अब वो भी अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे होंगे, और जैसे ही मान लीजिए बैरियर अगर रिमूव हो जाते हैं तो हमारा ट्रेड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वहां पर ट्रेड का क्या हो रहा है? क्रिएशन हो रहा है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करेंगे कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी इंक्रीज होगा। बिजनेस को क्या करेंगे हम, एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम लार्ज जो मार्केट एरिया पर के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन भी हाई होगा, हाई कंपटीशन होगा तो इंप्रूव की जाएगी इफिशिएंसी और नए नए इनोवेशंस भी होंगे। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो REI है वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा इनोवेशन करेगा, तो क्या करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, पॉलिटिकल जो कॉर्पोरेशन है उसके पॉलिटिकल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो पॉलिटिकल के साथ भी रिलेटेड होता है। सो वहां से अगर हम बात करते हैं कि आपस में रीजनल हमारा इंटीग्रेशन होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, जिससे कि हम ट्रेड अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ट्रेड में कोई बैरियर नहीं आएंगे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर चैलेंजेस ऑफ REI, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। नंबर वन इज द ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन का मतलब होता है ट्रेड क्रिएशन, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ट्रेड क्रिएशन का मतलब हमने पढ़ा है कि कुछ ना कुछ एड ऑन होना, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं ट्रेड डाइवर्जन की हम बात करेंगे तो ट्रेड का रिड्यूस होना। मान लीजिए कि हमारी जो मेंबर कंट्री है, मान लीजिए हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ है, हमारी मेंबर कंट्री है, हम पहले जो ट्रेड कर रहे थे वो कर रहे थे कोई भी कंट्री के साथ। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मोस्ट इफिशिएंट, और हमारी जो मेंबर कंट्री है वो लेस इफिशिएंट है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, बट अब मान लीजिए कि ये हमारी मेंबर बन गई है, तो अब हम जो भी ट्रेड करेंगे वो इसके साथ करेंगे, ना कि हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो वो होता है ट्रेड डाइवर्जन, यानी कि हम क्या करते हैं, नॉन मेंबर जो कंट्रीज होती है, जो मोस्ट इफिशिएंट होती है, उसको छोड़ के हम लेस इफिशिएंट के साथ ट्रेड करते हैं, जो भी हमारी मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर लॉस ऑफ सॉवरिटी। लॉस ऑफ सॉवरिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज, मेंबर जो कंट्रीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उनको सभी को साथ मिलकर चलना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया गया है, सम कंट्रोल ओवर देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ही कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट। एडजस्टमेंट कॉस्ट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस वर्क बिजनेस को एंड वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो गया, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट कॉस्ट का चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशियल इफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशियल इफेक्ट कौन से होते हैं आपके, जो द बेनिफिट ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर और विद इन अ कंट्री। यानी कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि चैलेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मेंबर कंट्रीज है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे के सारे जो इफेक्ट होते हैं, जिसका बेनिफिट किसी पर्टिकुलर एक को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फिर से एग्जाम्पल दे दिए गए हैं जो कि मैंने आपको वहीं पर करवा दिए थे। यहाँ पर दिए गए जैसे यूरोपियन यूनियन के आपके दिए गए हैं, हाईली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन विद अ कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी। ठीक है, तो ये आपको मैंने करवा दिए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड नाफ्ता हो गया, उस्माका हो गया, जिसके अंदर स्टेट यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है। ठीक है, जहां पर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट है फिर आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशियन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग साउथर्न एशियन कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट फिर साउथर्न कॉमन मार्केट की अगर बात करते हैं, सो हम ये बात करके आए हैं, इसके अंदर क्या होता है कि कस्टम यूनियन बिटवीन अर्जेंटीना ब्राजील, ब्राजील नेक्स्ट नेम दिया गया है आपका पैराग्वाई एंड उरुग्वे। नेक्स्ट देखिए फिर फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। हम बात करेंगे क्या क्या कंक्लूजन है, देखिए
जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस के साथ हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। व्हेन सक्सेसफुली इट लीड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। सक्सेसफुली कब होता है? जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा हो, ट्रेड ज्यादा हो, कोऑपरेशन हो आपस में मेंबर कंट्रीज का, तभी हमारा जो जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रूव या फिर सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ उसके ड्रॉबैक भी होते हैं और कुछ उसके एडवांटेज या बेनिफिट भी रहते हैं। बट सक्सेसफुल कब होता है? जब हमें उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं द यूरोपियन यूनियन है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जो यूरोपियन यूनियन है 27, ये आपका एग्जाम्पल किसका है? इकोनॉमिक यूनियन का एग्जाम्पल है। पढ़ के आए हैं ना अभी हम पीछे, ठीक है, उसी का ये एग्जाम्पल रहेगा। तो इसके अंदर हुआ क्या, किस तरीके का इंटीग्रेशन है, क्या क्या इसके अंदर बूस्टअप किया गया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। एक आपका यूनिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहती है 27 यूरोपियन कंट्रीज की। कितने कंट्रीज की? 27। इसलिए हम EU 27 से भी डिनोट करते हैं। It is a complex entity often described as a hybrid between federation and confederation with characteristic of both। इसके अंदर दोनों characteristic include होते हैं। क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं आपके यूरोपियन यूनियन के? आइए देखिए, हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एस्टेब्लिशमेंट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। ये आपके इसके अंदर से आपका प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है, श्योरली आता है, ठीक है। तो पहले भी आए हुए हैं तो आगे भी आने के चांसेस रहेंगे ज्यादा। तो आप इसको क्वेश्चन को, जो भी मैंने आपको रिलीवेंट डाटा दिया गया, सारा टू द पॉइंट आपको दिया गया है, हर एक चीजें आपको अच्छे तरीके से लर्न करनी है। जो इवोल्व हुआ था, कहाँ से इवोल्व हुआ है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी फॉर्म्ड इन 1951 विद 6 फाउंडिंग मेंबर। कितने फाउंडिंग मेंबर है? 6। लर्न करना है आपको। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको लर्न रखने हैं। 6 फाउंडिंग मेंबर है। ट्रीटी ऑफ रोम में हुई 1957 में। एस्टैब्लिशमेंट द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका एम था क्रिएट करना कॉमन मार्केट। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट द मैजिस्ट्रेट ट्रीटी इन 1992 में हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द कॉमन करेंसी। यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ? फिर कॉमन करेंसी का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं की फीचर्स की बात करेंगे। क्या क्या की फीचर्स है? आइए देखिए। नंबर 1 हम फीचर के अंदर हम बात करते हैं। नंबर 1 इज सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे जो EU है, मोर देन टिपिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर स्टेट हैव ट्रांसफर्ड सम ऑफ देयर सॉवरेंटी टू EU इंस्टीट्यूट, ठीक है। सम ऑफ जो सॉवरेंटी प्रभुत्व होता है वो ट्रांसफर कर देगी EU इंस्टीट्यूशन को, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? विच कैन मेक अ लॉ एंड पॉलिसी, जहां पर आप लॉ और पॉलिसी बना सकते हो ऑल मेंबर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक सिंगल मार्केट ही समझेंगे कि जहां पर फ्री मूवमेंट्स होगा गुड्स का, कैपिटल का, सर्विस का और लोगों का, ठीक है, जिससे कि हम ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके। कॉमन करेंसी की बात करते हैं। कॉमन करेंसी के अंदर आ जाएगा कंसिस्टिंग 20 मेंबर स्टेट यूज करेंगे, यूरो यूज करेंगे एज देयर कॉमन करेंसी। नेक्स्ट फिर बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की। टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ सारा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन की। अगर हम बात करते हैं तो EU के आपके वेरियस इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर इंक्लूड है यूरोपियन कमीशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटिंग मेंबर स्टेट एंड यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल। नेक्स्ट है फिर पॉलिसीज की बात करें तो EU के पास कॉमन पॉलिसीज एरिया, कॉमन पॉलिसीज बनाएगी किस किस एरिया के रिगार्डिंग? ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरी, रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। देन फिर हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, कुछ क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपके EU के, यूरोपियन यूनियन के। नंबर 1 इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन पर्पज ही रहता है ये तो कि सिंगल मार्केट एंड कॉमन करेंसी जो है उससे क्या कर सकते हैं हम? बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, जो कि हमारी लीड क्या करेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी।
पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा, जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसका आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेंटेन करने के लिए पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, जो कि प्रमोट करती है कोऑपरेशन, ठीक है, एंड डायलॉग अमंग द नेशन, ठीक है, यानी कि कोऑपरेट करना, प्रमोट की किस तरीके से आप इजीली तरीके से, पीसफुल तरीके से रह सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ। इंक्रीज इन्फ्लुएंस, इंक्रीज इन्फ्लुएंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, EU has significant presence of global states acting as a major player। किसका मेजर प्लेयर रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का, डिप्लोमेसी का एंड डेवलपमेंट का। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, अब मान लीजिए कि ट्रेड अच्छे तरीके से हो रही है, इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से हो रही है, अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर चैलेंजेस ऑफ EU। चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, अब कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, बेनिफिट्स है तो। नंबर वन हम बात करेंगे फिर चैलेंजेस के रिगार्डिंग। नंबर वन जो सोर्वेंसी कंसर्न, सोर्वेंसी कंसर्न के अंदर क्या आ जाएगी कि प्रभुसत्ता जो एक की होती है वो आपस में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उस टाइम पर आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के अंदर क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है इकोनॉमी की ग्रोथ करना मेंबर कंट्रीज के साथ, जो कि टेंशन और चैलेंज क्रिएट होता है आपके EU के रिगार्डिंग। इमिग्रेशन एंड बोर्ड कंट्रोल, मेंटेनिंग माइग्रेशन फ्लो एंड बोर्ड सिक्योरिटी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। ब्यूरोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी एंड डिसीजन मेकिंग, जो EU है वो आपका कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहता है, जो कि समटाइम्स स्लो और इनएफिशिएंट भी हो सकता है। देन फिर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ EU पॉलिसीज के, क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे। नंबर वन इज द कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो सपोर्ट करता है फार्मर को एंड प्रमोट करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। कोहेंसन पॉलिसी, कोहेंसन पॉलिसी के अंदर क्या हो जाता है, एकजुटता, एकजुटता यानी कि सबके लिए एक ही पॉलिसीज, जिसका मेन एम रहेगा रिड्यूस करना डिस्पैरिटीज को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो कि एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ट्रेड पॉलिसी नेगोशिएट करना, ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करना ट्रेड एग्रीमेंट का विद अदर कंट्रीज और रीजन के साथ, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है EU की पॉलिसीज के रिगार्डिंग। फिर हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो हमने पढ़ा है, जो बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं, चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहेगा। सो कंक्लूजन के अंदर क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो आपकी एक यूनिक जो प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, जहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमने पढ़े हैं, किस किस टर्म में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टर्म में, पीस की टर्म में और कोऑपरेशन की टर्म में। और कुछ कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, बट जो चैलेंजेस को फेस करके भी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, वही क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। EU फ्यूचर विल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस, यानी कि EU का जो फ्यूचर है वो डिपेंड किस ऊपर करता है कि जो भी चेंजेस होते हैं उसको आप अडॉप्ट कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो और अपने मेंबर कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन कर पाते हो मेंटेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हमारा आएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि नाफ्टा। इसके बारे में हम बात करते हैं। फुल फॉर्म भी आपकी बहुत बार पूछी जाती है, तो ध्यान कर लेना इसकी फुल फॉर्म भी, नाफ्टा की, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है वो भी आपको लर्न करना है, ये आपका एग्जाम्पल रहेगा FTA का, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, एक नाफ्टा पढ़ा है हमने, एक अफ्टा पढ़ा है हमने। इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। सॉरी। देखिए नेक्स्ट, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि किस किस के बीच हुआ, आपका कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच हुआ, जिसका इफेक्ट हुआ 1 जनवरी 1994 में। कब हुआ, 1 जनवरी 1994 में। इस एम, क्या एम रहेगा, क्रिएट करना फ्री ट्रेड जोन बाय ग्रेजुअली इलिमिनेट टैरिफ, टैरिफ को हटाना एंड अदर ट्रेड बैरियर्स को हटाना बिटवीन 3 कंट्रीज, ओके।
नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं की फीचर्स की बात करेंगे। ये देखिए क्या क्या की फीचर्स आपको बताए गए हैं। की फीचर्स के अंदर नंबर 1 इज एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, टैरिफ को एलिमिनेट कर। नाफ्टा जो है उसके अंदर मोस्ट टैरिफ और गुड्स ट्रेडेड, यानी कि बहुत सारे गुड्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, बट टैरिफ को एलिमिनेट करना ही इसका की फीचर रहेगा। ठीक है, और चीपेस्ट हम क्या कर सके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके गुड्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर रिड्यूस ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। जैसे कि हमारे बैरियर होते हैं, कोटा हो गया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हो गया, कस्टम प्रोसीजर हो गया, उनको क्या करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट आता है फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल कौन से होते हैं, लाइक आपका हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट फिर है इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाना, ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सको और अपनी जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो कर सको। नेक्स्ट है फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी डिस्प्यूट होता है अमंग द मेंबर कंट्रीज, अमंग द 3 कंट्रीज, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। नेक्स्ट देखिए फिर गोल ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा का गोल क्या रहेगा, इंक्रीज द ट्रेड, ट्रेड को इंक्रीज करना, इन 3 कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तीनों कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और जॉब का क्रिएशन हो, इनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि नाफ्टा का जो मेन एम रहेगा वो रहेगा आपकी जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है उसको इंक्रीज करना ग्लोबल इकोनॉमी पर या ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ नाफ्टा। क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा का क्या इम्पैक्ट हुआ, ट्रेड तो इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ के आए हैं 3 कंट्रीज का। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन, इम्पैक्ट ऑफ नाफ्टा जॉब क्रिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, सम जॉब आर क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज ट्रेड, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ, जिसके कारण जॉब के अंदर भी इंक्रीज हुआ, बट अदर वर लॉस कंपनीज मूव प्रोडक्शन टू मैक्सिको, बट अदर जो कंपनीज है वो कहाँ पर मूव हो गई, मैक्सिको में मूव हो गई, जो कि एडवांटेज लेने लगी लोअर लेबर कॉस्ट का। फिर देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट फिर बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ नाफ्टा। क्रिटिसिज्म की जहां पर बात करेंगे, सो जॉब का लॉस हुआ, क्यों जॉब का लॉस हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मैक्सिको की तरफ मूव करने लग गई लोअर कॉस्ट, लोअर लेबर कॉस्ट का बेनिफिट के लिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न की हम बात करते हैं, सो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा हुआ ड्यू टू द इंक्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। लेबर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, लेबर स्टैंडर्ड इन मैक्सिको विद क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट नाफ्टा लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, वर्कर का क्या होने लग गया, एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। देन नाफ्टा को रिप्लेस किया गया इन 2020, नाफ्टा वॉज रिप्लेस, नाफ्टा को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, ठीक है। नाफ्टा को रिप्लेस करके क्या लेके आए, यूएसएमसी ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा अमेरिकन, ठीक है, कनाडा एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ आपका। इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ अपडेट और चेंज किया गया, चेंजेस किया गया, क्योंकि पहले नाफ्टा था तो फिर बाद में क्या आया आपका, उस्मा का आप बोल सकते हो यूएसएमसीए, ठीक है। एंड इसके अंदर जैसे कि पर्टिकुलरली एरिया पर काम किया गया, लेबर पर, इन्वायरमेंट पर और डिजिटल ट्रेड पर। अगर हम बात करते हैं कि आपका यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट जो है वो साइन कब हुआ, साइन हुए सितंबर 2018 में, और अप्लाई कब हुआ, 1 जुलाई 2020 को अप्लाई हुआ। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो नाफ्टा के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट मेजर इफेक्ट हुआ था कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट पर, ठीक है, बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसका क्रिटिसाइज हुआ, जो जॉब है उसके ऊपर आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ा, तो उसके रिप्लेस पर क्या कर दिया गया, उस्मा का कर दिया गया, करंटली जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन 3 कंट्रीज के बीच में। देन नेक्स्ट देखिए, फिर थर्ड पॉइंट पर हम पढ़ते हैं
एशियन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो एशियन आपको दिया गया इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं, मेंबर स्टेट भी पूछे गए हैं। So the Association of Southeast Asian Nation, जिसके अंदर आपकी 10 कंट्रीज आती है, इंक्लूड होती है, और एस्टेब्लिशमेंट किया गया अगस्त 8 1967 इन बैंकॉक। कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया आपका? 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर लिख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। इसका मेन मोटो क्या रहेगा? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, मेन मोटो रहेगा। ठीक है। प्राइमरी अगर गोल की बात करते हैं, सो प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट एंड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग मेंबर स्टेट। नेक्स्ट देखिए, फिर ये आपके मेंबर स्टेट के बारे में आपको दिया गया है। देखिए, आप लर्न कर लेना, ये जो भी आपको नेम दिए गए, मेंबर स्टेट के नेम दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट है फिर की ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? नंबर 1 इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एशियन का जो मेन एम है वो रहेगा इकोनॉमिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट थ्रू द कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। सोशल प्रोग्रेस के अंदर हम पढ़ते हैं एशियन वर्क टुवर्ड इम्प्रूव सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल थ्रू द एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाए रिगार्डिंग टू द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी। कल्चरल डेवलपमेंट, आपस का जो कल्चर है वो एक्सचेंज हो मेंबर कंट्रीज का, ताकि आपकी जो ट्रेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हो सके। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हो आपके, यानी कि इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपस के अंदर मेंबर कंट्रीज की क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी और पीस होना चाहिए। फिर हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं। की फीचर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखिए। की फीचर्स के अंदर हम पढ़ते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एशियन है, कि जहां पर जो मेंबर स्टेट है वो कोऑपरेशन करते हैं वॉलेंट्री बेसिस पर, आपस में वो मिलके रहना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है? सेकेंड पॉइंट इज कंसियस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपस की सहमति से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। नोट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है उनकी सभी की सहमति से ही, यानी कि कोई भी सभी की सहमति से ही सारे जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे, कोई की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओपन टू एक्सटर्नल रिलेशन, एशियन मेंटेन करता है रिलेशन वेरियस कंट्रीज के साथ एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अचीवमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अचीवमेंट्स में आ जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ थ्रू द एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। रीजनल कोऑपरेशन, आपस में रीजनल जो कोऑपरेशन किया गया, जिससे कि आपके जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म है, सिक्योरिटी है, उनको बढ़ावा मिल सके। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एशियन का आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रमोट करने के लिए रीजनल बेसिस पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप बोल सकते हो, या फिर ट्रेड आप बोल सकते हो, करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू द पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम पीसफुल तरीके से निपटा सके। नेक्स्ट देखिए, चैलेंजेस, क्या क्या फिर चैलेंजेस है? ये आपको अचीवमेंट्स दी गई, क्या क्या अचीवमेंट्स किया, देन क्या क्या चैलेंजेस आए। चैलेंजेस के अंदर नंबर 1 इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर आ जाएगा कि आपकी जो कंट्रीज है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल बैकग्राउंड, जो कि इंटीग्रेशन के टाइम पर आपका एक चैलेंजेस फेस हो जाता है। रीजनल इशू, रीजनल इशू के अंदर क्या आ जाएगा? रीजनल इशू भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया के अलग अलग इश्यूज होते हैं, जो कि आपस में जब हम आपस में कोऑपरेशन करते हैं या फिर इंटीग्रेशन करते हैं, एट दैट टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एशियन इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल पावर से, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल पावर होती है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। फिर हम बात कंक्लूजन की कर लेते हैं। हमारा ओवरऑल जो हमने पढ़ा है एशियन के बारे में, उसका कंक्लूजन क्या हुआ?
एशियन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका रीजनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को एंड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को। इसलिए इसको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, बट उन चैलेंजेस को फेस करके भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हो रही है, सोशल प्रोग्रेस भी हो रही है। एंड एशियन कमिटमेंट टू कोऑपरेशन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फोर्थ इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो भी पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 कंट्रीज से मिलकर बना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर ये आपको चीजें लर्न करनी है कि कौन सी 8 कंट्रीज थी। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको लिखवा देती हूँ, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 में। एंड जो करेंसी है वो, यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, करेंसी जो है वो टका रहेगी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर रहेगा काठमांडू, नेपाल। ओके, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको लर्न करनी जरूरी है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी आया हुआ है और आगे फर्दर भी पूछा जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग, फुल फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे की ऑब्जेक्टिव की, बात कर लेते हैं। की ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 रहेगा प्रमोट वेलफेयर, वेलफेयर को प्रमोट करना ही एम रहेगा। कौन से लोगों के लिए, साउथ एशियन के लोगों के लिए, और उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर साथ जो है इकोनॉमिक की ग्रोथ हो ज्यादा से ज्यादा, सोशल प्रोग्रेस हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो। रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि आपस में कोऑपरेशन बना रहे, सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं की फीचर्स की, ये बात कर लेते हैं। की फीचर्स के अंदर ये आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मेंबर स्टेट कोऑपरेट करते हैं वॉलेंट्री बेसिस पर, कंसियस बेसिस डिसीजन आपस में मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं एंड सोर्वेंसी इक्वेलिटी, यानी कि इक्वेलिटी रहेगी। नेक्स्ट देखिए फिर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, एरिया की हम बात करेंगे। सार्क ने फोकस किया है कोऑपरेशन वेरियस एरिया, जिस एरियाज के अंदर आपके इंक्लूड होंगे, कौन कौन से एरियाज आपके इंक्लूड होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं जहां पर आएगा आपका पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कल्चरल कोऑपरेशन, कल्चरल के अंदर आ जाता है कल्चर के रिगार्डिंग आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट, यूथ अफेयर। इन्वायरमेंटल के अंदर क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर एंड कन्वेंशन। एरियाज भी आपको लर्न करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी आपके कोऑपरेशन किए जाते हैं वही आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए कुछ एक नेक्स्ट है आपका काउंटर टेररिज्म आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा आतंकवाद का विरोध। नेक्स्ट है आपका ड्रग ट्रैफिकिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है नशीले पदार्थ। ठीक है। फिर हम अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। अचीवमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, अचीवमेंट्स में आ जाएगा रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन किया गया जो कि आपके इंटीग्रेशन को इंक्रीज करता है, इंटरेक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, ठीक है, या जो भी उसके अंदर मेंबर कंट्रीज आ रहे हैं उनको। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड डायलॉग, अवेयरनेस एंड डायलॉग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। डायलॉग का मतलब होता है नेगोशिएशन, क्या होता है, नेगोशिएशन या फिर बातचीत करना। अवेयरनेस, अवेयरनेस करना लोगों के बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में अबाउट द रीजनल इश्यूज के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जहां पर जो मेंबर है वो आपस में डिस्कस कर सके और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके रह सके, जो भी आपके टॉपिक्स है उसको, इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट फिर हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए। पॉलिटिकल टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन के अंदर आ जाता है कोई भी जो टेंशन या फिर डिस्प्यूट होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, पर्टिकुलरली इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन गैप, यानी कि जो गैप आया उसको, गैप आया उसको किस तरीके से फुलफिलमेंट किया जाए। एक तरीके से क्या होता है, चैलेंज ही होता है ना। ठीक है।
नेक्स्ट है फिर लिमिटेड स्कोप। स्कोप के अंदर लिमिटेड किस तरीके से है? लिमिटेड स्कोप जैसे कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या फिर पॉलिटिकल इश्यूज के रिगार्डिंग। फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन। तो सार का कंक्लूजन क्या रहेगा? सार का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सिग्निफिकेंट रोल रहेगा वो रहेगा प्रमोट करना रीजनल कोऑपरेशन को एंड डेवलपमेंट इन साउथर्न एशियन, साउथ एशियन। और इसके अंदर कुछ इसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं। और चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ के आए हैं, उन चैलेंजेस से हम किस तरीके से ओवरकम हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हमने पढ़ा है, तो मेन मोटिव यही रहता है कि मेंबर कंट्रीज के साथ किस तरीके से हम कोऑपरेट करके रह सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका आज का टॉपिक, फुल फ्लैश टॉपिक, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कंफर्म आपका क्वेश्चन बनता है। हर एक पेपर के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लेना, जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाया है सारा का सारा टॉपिक आपका टू द पॉइंट रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है इसके अंदर, सारा का सारा आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप सो आपको सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 8708021109 पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।